हॉस्पिटल के कॉरिडोर का सख्त माहौल आज मुझे बर्फ की तरह महसूस हो रहा था। वो बर्फ जो मेरे अंदर उतरकर मेरा खून बर्फ कर चुकी थी। मेरी शादी हो रही थी। मैंने एक नज़र हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी अपनी जख्मी माँ को देखा, जिनकी आंखों में सिर्फ एक आखिरी उम्मीद थी और मैं इस उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहती थी। और फिर कब शादी हो गई, मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। फिर मैंने अपनी माँ की उखड़ती सांस महसूस की। फिर मैं चिल्लाने लगी। उसके बाद क्या हुआ, मुझे याद नहीं। दोपहर का वक्त था। ये यूनिवर्सिटी का मंजर था, जहाँ हर तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे थे। उनमें से वो भी एक था जो अपनी गाड़ी पार्किंग से बाहर निकाले यूनिवर्सिटी से बाहर आ गया था। मगर एक जगह आकर उसका पाँव ब्रेक पर पड़ा। यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी और उसका बोनेट खुला हुआ था और मैं उस पर झुकी हुई थी। उसने हॉर्न दिया तो मैंने बोनेट से साइड पर झांक कर देखा तो मेरा चेहरा साफ दिख रहा था। गहरी नीली आंखें, मेरे काले बाल जो स्टेप कटिंग में कटे हुए थे और खुले होने की वजह से मेरी कमर पर लहराते हुए मुझे और खूबसूरत बना रहे थे। मैंने इस वक्त वाइट ट्राउजर और ब्लैक शर्ट पहन रखी थी। मेरा दुपट्टा गले में झूल रहा था। महंगे और सिंपल कपड़े, हाथों में डायमंड का महंगा ब्रेसलेट। मेरी बॉडी से होती हुई उसकी नज़र मेरे चेहरे पर गई। सफ़ेद मलाई जैसा चेहरा, ऐसा महसूस होता था जैसे कोई परी ज़मीन पर उतर आई हो। मैं 23 साल की रिमशा मलिक थी। हॉर्न बजाने की वजह से मैंने गाड़ी में बैठे उस इंसान को देखा तो उसका चेहरा दिखा। सुरमई आंखें और उसकी हल्की सी बेयर्ड जो उसके चेहरे पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो बहुत ही हैंडसम मर्द था, 27 साल का अदनान खान। क्या हुआ? मेरे उसकी तरफ देखने पर अदनान ने पूछा। पता नहीं, अचानक गाड़ी बंद हो गई। अदनान ने एक लम्हे के लिए गाड़ी को देखा। कब तक ऐसे खड़ी रहोगी? गाड़ी यहीं छोड़ दो। आ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। उसने बिना किसी फॉर्मेलिटी के लिफ्ट ऑफर की। मैंने बिना किसी बहस के हाँ के इशारे में सर हिलाया। अपना बैग और मोबाइल उठाकर मैं गाड़ी लॉक करके अदनान की गाड़ी तक आई। फिर घूमकर फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। मैं जैसे ही बैठी, अदनान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैंने उसे सर से पैर तक देखा। उसने इस वक्त ब्लू पैंट और ब्लैक शर्ट पहन रखी थी। कोट शायद उतार कर कार की पिछली सीट पर रख चुका था। टाई की नोट भी ढीली हो चुकी थी। आप आज यूनिवर्सिटी आए थे? मुझे ये खामोशी अजीब लग रही थी, तो मैंने बात करना शुरू किया। अदनान ने हाँ के इशारे में सर हिलाया। हाँ, डैड से मिलने आया था। कुछ काम था। मैंने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। फिर मेरी नज़र अदनान के हाथों पर गई। सफ़ेद खूबसूरत हाथ। उसके हाथों पर बाल नहीं थे और हाथों की नसें उठी हुई थीं। मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी मर्द के इतने खूबसूरत हाथ देखे थे। और स्टडी कैसी चल रही है तुम्हारी? अदनान के सवाल पर मैं होश में आई थी। हाँ, अच्छी चल रही है। मैंने अदनान को देखा, फिर धीमी सी मुस्कुराई। कितना कोर्स रह गया? अदनान ने अगला सवाल किया। बस कुछ महीने और। अदनान अब अपना ध्यान ड्राइविंग पर दे रहा था। और क्या प्लान से स्टडी के बाद वह अभी भी ड्राइविंग में बिजी होकर मुझसे पूछ रहा था। इंटर्नशिप करने का सोच रही हूँ। मैंने एक नज़र विंडो से बाहर देखा, मगर उस इंसान के पास होते हुए कुछ और अच्छा नहीं लग रहा था। अपने फादर के साथ ही करोगी? अदनान ने मुझे देखते हुए पूछा। नहीं, अपनी कंपनी में तो कभी नहीं। मैंने ना के इशारे में सर हिलाया। क्यों? अदनान को हैरत हुई। डैडी की कंपनी होने की वजह से सब मुझे बॉस की बेटी समझेंगे और फिर एक आम एम्प्लॉय की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। और मैं कुछ भी अपने डैडी के नाम की वजह से नहीं करना चाहती। मुझे अपने करियर की शुरुआत अपने बल पर करनी है। मुझे फेवर्स नहीं चाहिए। मुझे सेटअप वन से शुरू करना है और इसके लिए डैडी का बिजनेस मेरा सिर्फ नुकसान करेगा। तो मैं अपने डैडी की कंपनी के अलावा किसी और कंपनी में इंटर्नशिप करना चाहती हूँ। अदनान ने मेरी बात पर हल्का सा सर हिलाया। तो फिर कंपनी भी सिलेक्ट कर ली होगी? उसके सवाल पर मैंने हैरत से उसे देखा। अभी कुछ नहीं सोचा। मैं बस कंधे उठाकर रह गई थी। मेरी कंपनी में भी ट्राई कर सकती हो। अदनान के अचानक ऑफर देने पर मैंने हैरत से उसे देखा, जैसे मुझे अभी भी यकीन नहीं हुआ हो कि सच में अदनान खान ने मुझे खुद ऑफर की है। मैंने सोचने के लिए 1 मिनट भी नहीं लिया। ओके श्योर, तो फिर डन है। मैं इंटर्नशिप आपकी कंपनी में ही करूंगी।
अदनान को उम्मीद नहीं थी कि शायद मैं इतनी जल्दी मान जाऊंगी। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिर्फ सर हिलाया। अब गाड़ी मलिक हाउस की तरफ जा रही थी। वो दोबारा ड्राइविंग की तरफ ध्यान देने लगा। एक बार फिर गाड़ी में खामोशी छा गई। और आपके घर में कैसे हैं सब? कुछ सोचते हुए मैंने उससे सवाल पूछा। अदनान ने चौंक कर मुझे देखा। शायद वो मुझसे इस सवाल की उम्मीद नहीं कर रहा था। सब ठीक हैं। फिर मुझे समझ नहीं आई कि मैं और क्या बात करूं। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने सुना है शादी कर रहे हैं आप। मैंने घबराते हुए ये कह दिया। अदनान का पैर अचानक ब्रेक पर पड़ा। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। तुमसे किसने कहा? वो पक्का इस सवाल पर बहुत ज्यादा हैरान हुआ था। रिया यूनिवर्सिटी में अपने फ्रेंड्स को बता रही थी कि आप दोनों की एंगेजमेंट हो गई है। मैं तब वहीं पास में बैठी थी, तो बस मुझे आवाज आ गई थी। मैंने उसे बताया। उसने एकदम अपने होंठ मींच लिए, जैसे इस बात पर उसे बहुत गुस्सा आया हो। फिर सर झटकते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट कर ली। मैंने भी दोबारा कोई बात नहीं की। वैसे भी जो बात मैंने अभी कही थी वो उसे बहुत बुरी लगी थी। मैं चेहरा मोड़कर विंडो से बाहर चलते हुए नज़ारे देखने लगी। एकदम से यह हसीन सफ़र मुझे अपने गले का फंदा महसूस होने लगा। अदनान ने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा। मैं पूरी तरह बाहर सड़क से गुजरते नज़ारों की तरफ देख रही थी। उसने कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोले। शायद वो मुझे कुछ कहना चाहता था, कोई सफाई देना चाहता था, मगर फिर कुछ नहीं कहा, चुप हो गया। गाड़ी मलिक हाउस के बाहर रुकी। मैंने अपना बैग उठाया और एक नज़र अदनान को देखा। आप पहली बार आए हैं, अंदर आ जाइए, चाय पिए बिना मत जाना। मैंने खुले दिल से ऑफर की थी। अदनान ने ना के इशारे में सर हिलाया। नहीं, मुझे ज़रूरी काम है, मैं कुछ जल्दी में हूँ। मगर मैं जानती थी कि वो बहाने बना रहा है। सिर्फ 10 मिनट से कुछ नहीं होगा, आ जाइए अदनान। मैंने बहुत इज्जत से अदनान को नाम लेकर पुकारा था। मैं उसे बहुत कम इस नाम से पुकारती थी। एक तो वो मुझसे बड़ा था, दूसरा मैं उसकी इज्जत करती थी, इसलिए बहुत कम उसका नाम लेती थी, वरना सिर्फ आप कहकर ही बात करती थी। बदले में अदनान ने मुझे ऐसी नज़रों से देखा, जैसे कहना चाहता हो कि तुम जानती हो कि मैं नहीं आऊँगा, मेरे खातिर भी नहीं आएंगे। न जाने मैंने क्यों कब ऐसा कह दिया, मगर मैं महसूस कर सकती थी। मेरे इस सवाल पर अदनान की चलती गाड़ी का इंजन बंद हो गया। मैं आपको खुद अपने हाथों की चाय बनाकर पिलाती हूँ, बस 10 मिनट लगेंगे, प्लीज मना मत करना, मैं बहुत मान से कह रही हूँ। मैंने आंखों में एक उम्मीद दिए अदनान को देखा। क्या वो मुझे इनकार कर सकता था? उसके दिल से एक आवाज निकली। फिर दिल ने कहा नहीं। वो नहीं जानता था कि किस फीलिंग के बल पर उसने सीट बेल्ट खोल दी और मुझे लगा जैसे मैंने कोई जंग जीत ली हो। मैं खुलकर मुस्कुराई और गाड़ी से बाहर निकली। अदनान भी मेरे पीछे ही घर में आ गया। हम लाउंज में आए तो मैंने अपना मोबाइल और बैग टेबल पर रखा। आप बैठिए, मैं भी चाय बनाकर लाती हूँ, मैंने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा। इससे पहले कि मैं किचन में जाती, मेरी माँ लाउंज से आती आवाज़ों पर अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। उनकी पहली नज़र मेरे ऊपर गई और दूसरी नज़र अदनान पर गई। फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो उसके पास आईं। अदनान, मेरे बच्चे। उनके लहजे में बहुत दर्द था। अदनान उन्हें देखकर उनकी इज्जत में खड़ा हो गया था। वो आगे बढ़ी और अदनान के सीने से लग गई। मैंने अपनी मुस्कुराहट को दबाया और अदनान बहुत ही हैरत में था। शायद वो ये उम्मीद नहीं कर रहा था। वो उसके सीने से लगी रो रही थी। उनके रोने की आवाज़ पर अदनान का दिल तड़पने लगा था। उसका हाथ माँ के सर तक आया। उसने प्यार से उनका सर छुआ। वो भी खुद पर कंट्रोल पाते हुए पीछे हुई। कैसे हो तुम? घर सब कैसे हैं? निहाल भाई, आमिर भाई कैसे हैं? वो बेताबी से पूछ रही थी। सब ठीक है फुप्पो। वो चाहकर भी उनसे सख्ती से बात नहीं कर पाया। हाय मेरा बच्चा, तुम्हारे मुंह से फुप्पो सुनकर कितना सुकून मिलता है, मैं बता नहीं सकती। वो एक बार फिर इमोशनल हुई थी। मैं खामोशी से किचन में चली गई। अदनान ने उन्हें कंधों से पकड़ा और उन्हें सोफे पर बिठाया। नौकरानी मेरे कहने पर पानी का गिलास लेकर आई तो अदनान ने पानी का गिलास लेते हुए माँ की तरफ बढ़ाया। उन्होंने गिलास थाम लिया और कुछ घूंट भरे तो कुछ ठीक हुई। अदनान को वो आज बहुत बूढ़ी नजर आ रही थी। आप ठीक है? उसने प्यार से उनका हाथ अपने हाथ में लिया। वो जो कुछ देर पहले इस घर के अंदर भी नहीं आना चाहता था, अब उनके पास बैठा इतनी प्यार से पूछ रहा था कि माँ एक बार फिर इमोशनल हो गई। तुम्हें देख लिया ना मरने से पहले, अब लगता है सुकून आ गया।
उनके मरने की बात पर जैसे अदनान का दिल तड़प उठा था। ऊपर वाला ना करे, कैसी बातें कर रही हैं आप? ऊपर वाला आपको लंबी जिंदगी दे। वो उनके दोनों हाथों को होठों से लगा चुका था। माँ का दिल चाहा कि काश वो वक्त में वापस पलट सकती तो आज वो भी अपनों के साथ होती। तुम तो मुझसे नाराज नहीं हो ना? उन्होंने जैसे डर से पूछा था। अदनान ने ना के इशारे में सर हिलाया था। मैं क्यों आपसे नाराज होने लगा? लेकिन पापा और चाचू का कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अपनी जिंदगी में मैं क्या करता हूँ और किससे मिलता हूँ, मैं उनको उसका जवाब नहीं देता। उसकी बातें माँ के दिल में सुकून की तरह उतर रही थीं। तुम मुझसे मिलने आते रहा करो। तुम्हें पता है अदनान, मेरी आंखें तरस गई हैं अपने मायके वालों को देखने के लिए। क्या तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? अपनी बिजी जिंदगी में से कुछ वक्त इस औरत के नाम कर दो। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है और अब मुझे अपनी गलतियों की वजह से बहुत डर लगता है। उनकी आंखों में एक बार फिर आंसू बहने लगे। अदनान ने उन्हें गले से लगाया। आपको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस हुक्म करिए। मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। और जहाँ तक रही आपकी शादी की बात, तो मुझे नहीं लगता कि आपने कुछ गलत किया है। पसंद की शादी करना हर इंसान का हक है। वो एक अच्छे इंसान को खुद चुन सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलती है। आप जिसको पसंद करती थीं, आपने उनसे शादी कर ली, मगर आपका तरीका गलत था। इस वजह से पापा और चाचू घर में आपका ज़िक्र भी नहीं करते हैं। उन्होंने अदनान की बात पर हाँ के इशारे में सर हिलाया। हाँ, जानती हूँ मैं, लेकिन भाई राज़ी नहीं हो रहे थे। उनके लिए तो वह आप दुश्मनों के बेटे थे। मैंने बहुत कोशिश की थी अदनान कि वो मेरी इज़्ज़त से शादी कर दे, मगर वो ज़बरदस्ती मेरी शादी एक अनजान मर्द से करवा रहे थे, जिसे मैं ना पसंद करती थी। उन्होंने मुझे मजबूर किया था कि मैं घर से भाग जाऊं। मैं इतना बड़ा कदम उठाना नहीं चाहती थी, मगर मैं खुद के साथ जुल्म भी नहीं कर सकती थी। वो बहुत शर्मिंदा थी और ये अदनान महसूस कर सकता था। वो खामोशी से उन्हें देखता रहा। क्या तुम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे लिए उस घर के दरवाजे खुल जाएं? कुछ करो अदनान, मैं अब अपने भाइयों से मिलना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया था। मैं उन सब के लिए शर्मिंदा हूँ। मैं उनसे माफ़ी मांग लूंगी। बस एक बार तो मुझे मेरे भाई से मिलवा दो। वो बेबसी से रिक्वेस्ट कर रही थी। अदनान ने उनके दोनों हाथ पकड़े। आप ऐसे रोए मत, मैं करता हूँ कुछ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पापा का दिल आपकी तरफ से साफ हो सके। बस आप रोइए मत। आपके आंसू मुझे तकलीफ दे रहे हैं। वो अपने हाथों से उनके आंसू साफ कर रहा था। इतने में मैं किचन से चाय लेकर बाहर आई थी। मैंने ट्रे टेबल पर रखी और चाय का कप अदनान की तरफ बढ़ाया। अदनान ने एक नज़र मुझे देखा, फिर मेरे हाथ से चाय का कप पकड़ लिया। मैंने दूसरा कप माँ की तरफ बढ़ाया था और खुद सामने वाले सोफे पर बैठ गई थी। अदनान ने अभी चाय का पहले ही घूंट लिया था कि उसका मोबाइल बजने लगा। उसने कप वापस टेबल पर रखा और कॉल पर बात करता हुआ उठा। माँ भी उठ गईं, शायद उसे जाने की जल्दी थी। मैं फिर आऊँगा फुप्पो, और आपको बिल्कुल भी नहीं रोना है। ये कहते हुए वो उन्हें सीने से लगा चुका था, जैसे माँ को भी सालों बाद सुकून महसूस हुआ हो। फिर वो उनसे अलग हुआ और बाहर की तरफ बढ़ा। मैं उसे बाहर तक छोड़ने आई। थैंक यू, आप मेरे कहने पर अंदर आए और मेरी मम्मी से इतने अच्छे से बात करने के लिए भी थैंक यू। अदनान ने एक नज़र मुझे देखा। वो सिर्फ तुम्हारी मम्मी नहीं है, मेरी भी फुप्पो हैं और मुझे उनसे मोहब्बत है। वो साफ साफ कह रहा था, फिर अपनी गाड़ी का हैंडल पर हाथ रखा। कुछ याद आने पर पलटा। और हाँ, चाय के लिए बहुत थैंक यू। बहुत अच्छी थी चाय। मैंने हैरत से उसे देखा। मगर आपने चाय पी ही कहाँ थी अभी? अदनान अब पूरा मेरी तरफ घूमा। चाय का टेस्ट एक घूंट में ही मालूम हो जाता है मिस रिमशा मलिक, वो सीरियस होकर कहता हुआ गाड़ी में बैठ चुका था और मैं उसे जाता हुआ देखते रह गई थी। फिर सर झटकती हुई अंदर आई तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी मुस्कुरा रही थी। मुझे कितना सुकून हुआ था अपनी माँ को मुस्कुराता हुआ देखकर, मैं बता नहीं सकती थी। मैंने अपने मम्मी के चेहरे पर ये मुस्कुराहट बहुत टाइम बाद देखी थी। अब मैं अपना बैग उठाए अपने कमरे में जा रही थी। शहर में रात हो चुकी थी। उसकी गाड़ी खान हाउस में दाखिल हुई। वो गाड़ी पार्क करता लाउंज में दाखिल हुआ। उससे पहले कि वो कमरे में जाता, उसे किचन से निकलती रिया दिखाई दी। उसे देखते ही अदनान के चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त हुए। वो उसके पास पहुंचा। ये तुम यूनिवर्सिटी में क्या ऐलान करती फिर रही हो? उसने ऐसी सख्ती से पूछा कि रिया ने हैरत से उसे देखा। मैंने तो कुछ नहीं किया। वो बिल्कुल अनजान बन गई। अदनान का गुस्से के मारे बुरा हाल हुआ
क्या ऐलान करती फिर रही हो कि तुम्हारी मुझसे शादी हो रही है? अदनान ने इतने सख्त लहजे में पूछा कि रिया घबराकर 2 कदम पीछे हुई। उसमें गलत क्या है? चाचा ने उस दिन आपके सामने ही कहा था कि वो मेरी शादी आपसे करेंगे। मैं तो बस अपने दोस्तों को बता रही थी। आपको जिन जासूसों ने खबर दी है, वो आपका दिल मेरी तरफ से बुरा करना चाहते हैं बस। और आप भी कितने भोले हैं अदनान, उनकी बातों में आ जाते हैं। शायद वो समझ गई थी कि ये खबर अदनान तक कैसे पहुंची। तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है जो मैं किसी की भी बातों में आ सकता हूँ। शादी मुझे करनी है, मेरे बाप को नहीं। और अगर इतना ही शौक है ना चाचा की बात मानने का, तो फिर सारी जिंदगी इसी घर में बैठी रहोगी, मगर बिना शादी किए, क्योंकि ये अदनान खान तो कभी भी तुमसे शादी नहीं करने वाला। अदनान की बात पर रिया का गुस्से के मारे बुरा हाल था। क्यों नहीं करेंगे आप मुझसे शादी? आखिर क्या बुराई है मुझ में? या फिर आप भी दुश्मनों की बेटी की अदाओं में आ चुके हैं? रिया, उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी जब अदनान ने ऐसी सख्ती से उसका नाम पुकारा कि रिया घबराकर 2 कदम पीछे हुई। अदनान का हाथ उठा था, मगर वो रास्ते में ही रुक गया और रिया तो बहुत बेयकीनी से अदनान का ये रूप देखती रह गई। अगर आज के बाद मैंने तुम्हारे मुंह से ये बात सुनी तो तुम्हारी जबान काट दूंगा, भूलना मत। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। इससे पहले रिया कुछ कहती, एक मासूम सी आवाज कानों में पड़ी, भाई आप आ गए। ये आवाज समन की थी। अदनान ने अपने बालों में हाथ फेरा और अपना मूड ठीक किया। वो उसके पास आ चुकी थी। अदनान अपनी जान से प्यारी बहन को देखते हुए मुस्कुरा दिया। वो आगे बढ़ी और उसके सीने से लग गई। भाई, मैंने आपसे कहा था मेरे लिए आज चॉकलेट केक लेकर आना, आप भूल गए ना? वो मासूमियत से शिकायत कर रही थी। अदनान ने ना के इशारे में सर हिलाया। मैं भला भूल सकता हूँ क्या कि मेरी बहन ने क्या फरमाइश की थी? लाया हूँ ना। सॉरी, गाड़ी में भूल गया। आओ निकालते हैं। वो उसे अपनी बाहों में लेते हुए बातें करता लाउंज से बाहर निकल गया। उनके जाने के बाद रिया ने गुस्से से हाथ का मुक्का बनाकर दीवार पर मारा। रिमशा मलिक, मैं तुम्हें तुम्हारी गंदी साजिशों में कामयाब नहीं होने दूंगी। अदनान तो सिर्फ मेरे हैं। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। तुम्हारे सामने अदनान से शादी ना करी तो मेरा नाम भी रिया खान नहीं। एक शब्द वो गुस्से से कहती अपने कमरे में जाकर गायब हो गई थी। अब उसका दिमाग अगली साजिश बना रहा था। ये खान हाउस था जिसमें निहाल खान और आमिर खान की फैमिली रहती थी। इनके माँ बाप की जवानी में ही एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। निहाल खान सबसे बड़े थे। उनकी बीवी शाइना थी और उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा 27 साल का अदनान खान और उससे छोटी 22 साल की हीना और सबसे छोटी 18 साल की समन। उनसे छोटे आमिर खान थे और उनकी बीवी सुहानी थी। उनके भी 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा 24 साल का रेहान और छोटी 22 साल की रिया। आमिर खान से छोटी उनकी इकलौती बहन सानिया खान थी, जो वहाब मलिक से मोहब्बत करती थी। मगर खान और मलिक की फैमिली की दुश्मनी सालों पुरानी थी। वो दोनों खानदान एक दूसरे के दुश्मन थे, मगर मम्मी डैडी को इस दुश्मनी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। दोनों ने ही अपने घरवालों को बहुत समझाने की कोशिश की थी, मगर दोनों के घरवाले नहीं माने और फिर उनके पास कोई हल नहीं था। मम्मी ने मोहब्बत को चुन लिया और फिर वो आधी रात को घर से भाग गईं। डैडी को भी फैमिली से अलग कर दिया गया और उसी दिन मम्मी भी अपने घरवालों के लिए मर गई थी। उन्होंने शादी कर ली थी और उनकी मैं इकलौती ही बेटी थी। अदनान की और मेरी पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी। हम दोनों जानते थे कि हम दोनों कजिन हैं, क्योंकि खान खानदान रोज अपने बिजनेस की वजह से न्यूज़ पर छाया रहता था। और अब अदनान ने ही अपने बिजनेस को अच्छी तरह से आगे बढ़ाया था, तो वहीं मेरे डैडी भी शहर के बेहतरीन बिजनेसमैन में से एक थे और अक्सर मैं उनके साथ किसी न किसी फंक्शन में नजर आती रहती थी, तो हम दोनों एक दूसरे को पहचानते थे। यूनिवर्सिटी आने के बाद अदनान से कभी कभी बात हो जाती थी और वो मुझे फेवर भी कर देता था, मगर अदनान के घर वाले इस बात से बेखबर थे कि वो मुझसे मिलता है या मुझसे बात करता है। मगर हम दोनों अच्छे कजिन की तरह रहते थे। मुझे यूनिवर्सिटी आए कुछ महीने ही हुए थे जब अदनान की ग्रेजुएशन पूरी हो गई थी, इसलिए वो फिर यूनिवर्सिटी से चला गया। उसके बाद दोबारा हमारी मुलाकात ऐसे ही किसी फंक्शन में होती थी। अदनान मुझसे अच्छे से बात करता था जैसे कजिन करते हैं, क्योंकि उसके ख्याल में जो कुछ मेरी माँ ने किया था उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। इसलिए मैं उसके लिए वैसी ही कजिन थी जैसे रिया थी। आधी रात का वक्त था। अदनान गहरी नींद सो रहा था
जब उसके कानों में दूर से मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। मोबाइल लगातार बज रहा था। इस वजह से अदनान की नींद खुली। उसने बंद आँखों से ही मोबाइल साइड टेबल से उठाया और देखे बिना कान से लगा लिया। उसके मोबाइल कान से लगने की ही देर थी कि फ़ोन की दूसरी तरफ से सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं बहुत बुरी तरह रो रही थी। अदनान की नींद एक झटके से उड़ी। रिमशा, उसने घबराकर मुझे पुकारा। जब उसने ये नहीं देखा था कि फ़ोन करने वाला कौन है, मगर फिर भी वो मेरी सासू से ही मुझे पहचान सकता था कि हाँ, मैं वही हूँ। रिमशा, क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? मुझे बताओ क्या हुआ है? वो जल्दी से ब्लैंकेट फेंकता बेड से उठा। बिना सोचे समझे वो सीढ़ियां उतर रात के 2 बजे गाड़ी घर से निकालकर सड़क पर चल चुका था। फोन अभी भी कान से लगा रखा था। फोन के उस पार अभी मैं लगातार रो रही थी। रिमशा, कुछ तो बताओ, मुझे क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? कहाँ हो तुम? मैं आ रहा हूँ। फिर उसकी पकड़ स्टेयरिंग पर सख्त हुई। गाड़ी की स्पीड तेज करता वो गाड़ी खाली सुनसान सड़क पर भगा रहा था। अस्पताल का कॉरिडोर बर्फ की तरह सर्द था। वो तेज कदमों से चलता हुआ अंदर आया। उसे दूर से ही आईसीयू के बाहर मैं बैठी नजर आई। मैं कुर्सी पर बैठी थी, सर दीवार से लगा रखा था। मेरी आंखों में आंसू बहते जा रहे थे। न जाने मैं छत की तरफ देखती क्या ढूंढ रही थी। अदनान तेज कदमों से चलता हुआ मेरे पास आया। धीरे से मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। मैं उसका आना और बैठना महसूस कर सकती थी। कैसे हुआ ये सब? कुछ देर वो खामोश रहा, फिर हिम्मत करते हुए सवाल पूछा। मैं और जोर-जोर से रोने लगी। मेरे बाल बिखरे हुए थे। मैंने कंधों पर अच्छे से शॉल लपेट रखी थी। मैं सो रही थी जब मुझे कॉल आई थी और मैं इस हालत में हॉस्पिटल आ गई थी। रिमशा, अदनान ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैंने अपने सिसकियां रोकने की कोशिश की। बिजनेस डिनर पर गए थे। मेरा दिल नहीं था तो मैं घर पर ही रुक गई थी। उन्होंने कहा था कि 11 बज जाएंगे। मैं अब अपनी सिसकियों पर कंट्रोल करती उसे बता रही थी। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वो अक्सर ऐसे डिनर पर जाते रहते थे। मैं सो रही थी जब मुझे कॉल आई कि एक्सीडेंट हुआ है उनका। डैडी चले गए मुझे छोड़कर। अदनान, मेरे डैडी चले गए। मैं इतना कहते हुए हिचकियों से रोने लगी। अदनान का सांस जैसे थम गया। मैं उसके इतने करीब बैठी रो रही थी और वो चाहकर भी मेरे आंसू साफ नहीं कर सकता था। वो मुझे रोने से रोकना चाहता था, मगर किस हक से रोकता? और फुप्पो? उसने धड़कते दिल के साथ पूछा। आईसीयू में है। डॉक्टर कुछ नहीं बता रहे। उन्हें बस बिल क्लियर करवाने की फिक्र है और मेरा कार्ड मेरे पास नहीं है। मैं कुछ भी साथ नहीं लाई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं किसे पुकारूं, किससे मदद मांगूं? मेरे दिमाग में आपके अलावा कोई और नहीं आया। मैंने सारी बात कहने के बाद आखिर में अदनान को देखा। इससे पहले अदनान कुछ कहता, नर्स आईसीयू से बाहर आई। आप अदनान हैं? अदनान ने हाँ के इशारे में सर हिलाया। पेशेंट को होश आ रहा है। उनके पास कितना वक्त है हम कुछ नहीं कह सकते। आप प्लीज उनसे मिल लीजिए। वो बार बार आपको पुकार रही हैं। अदनान की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अभी कुछ दिन पहले ही तो वो हमारे घर गया था। तब तो सब कुछ ठीक था। फिर एकदम से ये एक्सीडेंट। उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा जो मुंह मोड़कर अपनी सिसकियां कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। बिना कुछ कहे वो उठा और आईसीयू के अंदर गया। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी माँ को इस हाल में देखती। मेरा दिल इस वक्त पूरी तरह टूटा हुआ था। अदनान उनके पास बेड पर आकर बैठा। उनका हाथ अपने हाथ में लिया तो मम्मी ने अपनी आंखें खोली। उनका सारा शरीर जख्मी था। अदनान। वो बहुत मुश्किल से अदनान का नाम पुकार पाई थी। 2 आंसू अदनान की आंखों से टूटकर गिरे थे। फुप्पो, उसने उनके हाथ पर अपने होठ रखे। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, इससे पहले कि देर हो जाए। मेरे पास वक्त नहीं है। अदनान उन्हें रोकना चाहता था, मना करना चाहता था कि अभी कुछ मत कहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मगर अदनान में हिम्मत नहीं हो सकी कि वो उन्हें रोकता। वहाब का बिजनेस पार्टनर है एक अयान। उसने कुछ दिन पहले रिमशा को किसी पार्टी में देखा था। वो 2 दिन पहले घर आया था। रिमशा तब घर नहीं थी। वो बहुत मुश्किल से अटक अटक कर बोल रही थी। अदनान ध्यान से उन्हें सुनने लगा। वो जानता था उस इंसान को जिसके बारे में मम्मी बता रही थी। वो 40 साल का एक मक्कार बिजनेसमैन था। वो रिमशा को देखते ही उसका दीवाना हो गया था और वो वहाब से उसका रिश्ता मांगने आया था। मगर उसकी बातें सुनते ही वहाब को गुस्सा आ गया। उन्होंने साफ मना कर दिया। उसका और रिमशा का कोई जोड़ ही नहीं था।
दूसरा, वहाब को वो वैसे भी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके साथ बिजनेस करना तो बस मजबूरी थी। वहाब के मना करने पर वो आग बबूला हो गया और गुस्से में वहाब को धमकियां देता वापस गया था कि वो उन्हें छोड़ेगा नहीं और रिमशा को बर्बाद कर देगा। और भी बहुत सी ऐसी बातें कही थी जो मैं बता नहीं सकती। बहुत सारे आंसू मम्मी की आंखों से टूटकर गिरे थे, मगर अदनान समझ गया था कि उसने इस तरह की बातें कही होंगी। मुझे लगता है ये एक्सीडेंट भी उसी ने करवाया है, उस इनकार का बदला लेने के लिए। मैं नहीं जानती मैं बचूंगी या नहीं। मेरे पास वक्त नहीं है और मुझे इस वक्त अपनी नहीं रिमशा की फिक्र है। तुम मुझसे वादा करो अदनान, मेरी बेटी पर एक आंच भी नहीं आने दोगे। तुम्हारे पास मेरी अमानत है। मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही मर गई तो मुझे कभी सुकून नहीं आ सकेगा। उनकी बातें सुनकर अदनान तड़प रहा था। ऊपर वाले के वास्ते ऐसा मत कहिए फुप्पो, आपको कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अभी तो मैंने आपको अपने घर भी लाना है, पापा से बात करनी है, उन्हें कहना है कि आपको माफ कर दीजिए। अभी मुझे आपको माफी दिलवानी है, आप इतनी जल्दी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उनकी हालत देखकर वो तड़प कर रह गया था, मगर वो ना के इशारे में सर हिला रही थी। मेरे पास वक्त नहीं है, मेरी बात सुनो। उन्होंने अदनान को बोलने से रोका। अदनान खामोश हो गया। मैं चाहती हूँ तुम अभी इसी वक्त रिमशा से शादी कर लो। इस मरती माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। अगर मैं उसे ऐसे ही छोड़कर मर गई तो यहाँ के भेड़िए उसे नोच खाएंगे। मैं उसे सेफ हाथों में सौंपना चाहती हूँ और मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा तुम पर यकीन है। मेरी बेटी तुम्हारे साथ सेफ रहेगी, उसे अपनी इज्जत बना लो। अदनान एकदम हैरान रह गया था। ऐसा मत कहिए फुप्पो, आप ठीक हो जाएंगी, फिर मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। आप चाहती हैं कि मुझसे शादी करूं तो मैं कर लूंगा, लेकिन इस तरह से नहीं। अभी आप ठीक नहीं हैं। नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। मम्मी का सांस उखड़ रहा था। जब भी आईसीयू का दरवाजा खुला और मैं अंदर आई, बहुत मुश्किल से खुद को हिम्मत देती हुई मैं यहाँ तक आई थी। मैं मम्मी के पास आई तो अदनान स्टूल से उठ गया, मुझे बैठने के लिए जगह दी। मैंने बहुत मोहब्बत से अपनी माँ का हाथ अपने हाथ में लिया। जल्दी से ठीक हो जाइए मम्मी, मैंने नम आंखों से उन्हें देखते हुए कहा। रिमशा, उन्होंने धीरे से पुकारा। वो मेरे चेहरे को ही देख रही थी और उनको इस हालत में देखना मेरे लिए मरने के बराबर था। मैं बयां नहीं कर सकती थी कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ। मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगी? करोगी ना? इससे पहले मैं कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती, मम्मी ने अपनी बातों पर जोर दिया। आप जल्दी से ठीक हो जाइए मम्मी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी, बस आप पहले ठीक हो जाइए। मैंने किसी जिद्दी बच्चे की तरह रिक्वेस्ट की थी। नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं चाहती हूँ तुम अभी इसी वक्त अदनान से शादी कर लो और ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तुम चाहती हो ना मैं सुकून से मर जाऊं, तो मेरे सुकून के लिए ये कर दो। मेरे पास वक्त नहीं है। मैं हैरान निगाहों से मम्मी को देखती रह गई। उन्होंने अभी क्या कहा, जैसे मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। आप क्या कह रही हैं मम्मी? शादी, वो भी इस वक्त? ये सब कैसे हो सकता है? शादी कोई मजाक तो नहीं है। बेबसी के मारे एक बार फिर से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम बताओ, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगी या नहीं? मेरी खातिर इतना भी नहीं कर सकती? मेरी बात नहीं मानोगी? अगर मैं मर गई तो तुम्हारा क्या होगा? मैं तुम्हें सेफ देखना चाहती हूँ, बस मुझसे बहस मत करो। जैसा कह रही हूँ वैसा करो। मैंने बात को टालने की कोशिश की, मगर उन्होंने मुझे बेबस नजरों से देखा कि मैं खामोशी से सर झुका गई। अपनी माँ की ये हालत देखते हुए फिलहाल मैं उनकी कोई भी बात नहीं टाल सकती थी। मैं नहीं जानती थी कि मम्मी ने अदनान को कैसे मनाया, मगर अदनान आधे घंटे में ही शादी की सारी अरेंजमेंट कर आया था। वो सच में मुझसे शादी कर रहा था, सिर्फ अपनी मरती फुप्पो के लिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल का सख्त माहौल मुझे बर्फ की तरह महसूस हो रहा था। वो बर्फ जो मेरे अंदर उतरकर मेरा खून बर्फ कर चुकी थी। मेरी शादी हो रही थी। मैंने एक नज़र हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी अपनी जख्मी माँ को देखा, जिनकी आंखों में सिर्फ आखिरी उम्मीद थी और मैं इस उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहती थी। और फिर कब शादी हो गई, मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। और फिर जब मैं होश में आई तो मैंने अपनी मम्मी की उखड़ती हुई सांसें महसूस की थी। अदनान डॉक्टर को आवाज दे रहा था। डॉक्टर मेरी मम्मी को चेक कर रहे थे। फिर मैंने डॉक्टर का सर ना के इशारे में हिलता हुआ महसूस किया। सब कुछ जाम हो गया था। मैं ना के इशारे में सर हिलाती हुई बेड की तरफ बढ़ी। मैं अब चिल्ला रही थी, नहीं मम्मी, आंखें खोलिए, देखो मैंने आपकी ख्वाहिश भी पूरी कर दी।
अब आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरे पास तो कोई भी नहीं रहा मम्मी, मैं अकेली हूँ। आपको तरस नहीं आ रहा मुझ पर मम्मी? आँखें खोलिए। मैं तड़पती हुई उनके बाजू हिलाकर उन्हें आँखें खोलने की रिक्वेस्ट कर रही थी। अदनान मुझे बाजू से पकड़ता हुआ पीछे हुआ। अदनान, आप मम्मी को कहिए ना कि वो उठ जाए। मम्मी आपकी हर बात मानती हैं, वो आपकी बात सुनती हैं। आप कहेंगे तो वो उठ जाएँगी। मैं उसकी बाहों में बिना पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। अदनान ने मुझे सीने से लगा लिया था। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया अदनान, मैं अकेली रह गई। वो दोनों मुझे छोड़कर चले गए। मेरी क्या गलती थी? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं कैसे रहूँगी? मैं और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। अदनान ने 1 मिनट के लिए भी मुझे नहीं छोड़ा। उसकी शर्ट सीने की जगह से गीली होने लगी थी। फिर उसे महसूस हुआ कि मैं ढीली पड़ रही हूँ। फिर मैं बेहोश होती उसके सीने पर ही गिर गई। मलिक हाउस में शोक का माहौल था। मैं पिलर से टेक लगाए खामोशी से बैठी थी। मेरे पास यही 2 रिश्ते थे, एक मम्मी और एक डैडी। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी उन दोनों के साथ गुज़ारी थी। मैं उनसे अलग होने का सोच भी नहीं सकती थी। शाइना मामी और हीना मेरे पास ही बैठी थीं, मगर मैं उन्हें नहीं देख रही थी। मैं बिल्कुल खोई हुई बैठी थी। वहाँ पर निहाल मम्मा और आमिर मम्मा भी आए थे। अदनान के कहने पर वो जो अपनी बहन को उसी वक़्त मरा हुआ समझ चुके थे, जब वो घर से भागी थीं। आज अपनी इकलौती बहन की ऐसी मौत पर वो दोनों अंदर ही अंदर जल रहे थे, मगर चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन थे। अदनान एक कोने में बैठा मेरी तरफ ही देख रहा था। उसके कानों में मम्मी की आवाज़ गूंज रही थी, मेरी बेटी का ख़्याल रखना। उस पर ऐसा वक़्त गुज़र रहा था कि वो तकलीफ़ से तड़प रहा था, तो फिर मेरे ऊपर कैसा वक़्त गुज़र रहा होगा जिसने एक साथ अपने माँ-बाप खो दिए थे। मैं अचानक ऊँची आवाज़ में रोने लगी। शाइना मामी और हीना ने मुझे सँभाला। मैं उनकी पकड़ से निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर नाकाम रही। प्लीज़ मुझे मेरे मम्मी-डैडी के पास जाने दीजिए, मैं नहीं रह सकती उनके बिना। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मैं बेहोश होकर वहीं गिर चुकी थी। रात का अंधेरा छा गया था। वो सब अभी तक मलिक हाउस में ही थे। अदनान लाउंज से अंदर आया तो उसके कानों में अपनी माँ की आवाज़ पड़ी। अब रिमशा अकेली रह गई है, हमें उसे अपने साथ ले जाना चाहिए, वो निहाल मामा से कह रही थीं। कभी नहीं, वो दुश्मनों का खून है, हमारे घर में नहीं रहेगी। अदनान हैरत से अपने बाप को देखता रह गया। आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो आपकी भांजी है। अब दुश्मनों का खून नहीं रही, उसने अपने माँ-बाप को खो दिया है। क्या वो इस इतनी बड़ी दुनिया में अकेली रहेगी? सिर्फ हम ही उसके अपने हैं और उसको बचाकर रखना हमारा फ़र्ज़ है। अगर आप आज ऐसा करेंगे, तो फिर मरने के बाद अपनी बहन को क्या जवाब देंगे कि आपने उसके मरने के बाद उनकी गलतियों की सज़ा उनकी बेटी को दे दी? जो कुछ हुआ, मैं मानती हूँ कि सानिया ने गलत किया था, मगर इन सब में रिमशा की तो कोई गलती नहीं है। हम उसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? शाइना मामी ने उन्हें समझाने की कोशिश की थी। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ। वो गुस्से से पलटे तो सामने अदनान को देखकर एक पल के लिए रुके। अदनान उनके पास आया। आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं पापा? फुप्पो ने मरने से पहले उसे मेरे हवाले किया था और मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो हमारे साथ खान हाउस जाएगी, वरना मैं भी घर में नहीं आऊंगा। फैसला आपके हाथ में है। निहाल मामू ने हैरत से अपने बेटे को देखा था, जो आज अपनी फुप्पो की जबान बोल रहा था। फिर वो खामोशी से लाउंज से बाहर निकल गए। अदनान ने मम्मी के पास आते हुए पूछा, कैसी हो वो? कैसी हो सकती है जिसका इतना बड़ा नुकसान हो गया हो? मुझे तो बेचारी बच्ची को देखकर बहुत घबराहट हो रही है। उसने कुछ नहीं खाया। हमने बहुत खिलाने की कोशिश की, मगर वो कुछ नहीं खा रही। वो मेरे कमरे की तरफ बढ़ गया। मेरे कमरे में आया तो मैं बेड पर टेक लगाए बैठी छत पर न जाने क्या घूर रही थी। वो मेरे पास आकर बैठा। रिमशा, उसने मोहब्बत से पुकारा। उसकी पुकार पर मैंने उसे देखा। खाना क्यों नहीं खा रही? बहुत प्यार से पूछने लगा। मेरा कुछ खाने का दिल नहीं है, प्लीज़ आप जाइए यहाँ से। मैं सख्त हुई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सारा मलिक हाउस जला दूँ। खाना नहीं खाओगी तो क्या होगा? जानती हो ना, फूफा तुमसे कितना प्यार करती थी। अब अगर तुम उनके जाने के बाद इस तरह खुद को तकलीफ़ दोगी, तो उन्हें भी तकलीफ़ होगी। क्या तुम यही चाहती हो कि वो मरने के बाद भी सुकून में न रहें? वो बहुत प्यार से बात कर रहा था। मैंने तड़प कर उसे देखा, फिर नाक के इशारे में सर हिलाया। मेरे पास कुछ नहीं रहा अदनान, मैं खाली हाथ रह गई हूँ। देखिए मेरे हाथ की लकीरें खाली हैं। मैं उसके सामने अपने दोनों हाथ करती किसी मासूम बच्चे की तरह रो रही थी। उसने प्यार से मेरे दोनों हाथ थाम लिए। किसने कहा कि तुम्हारे हाथ खाली हैं? मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
वो मेरे दोनों हाथों को अपने होठों से लगा चुका था। मेरी हिम्मत बिल्कुल खत्म हुई। मैं उसके सीने पर सर रखकर फूट-फूट कर रोने लगी। अदनान उठा और टेबल पर पड़ी खाने की ट्रे उठाई, मेरे पास आकर बैठा और अब मुझे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। इस बार मैंने कुछ नहीं कहा, मैं खामोशी से खाना खाने लगी। अब तुम और यहाँ नहीं रहोगी, तुम मेरे साथ खान हाउस जाओगी। अदनान ने प्यार से बात की शुरुआत की। मैंने तड़प कर उसे देखा। कभी भी नहीं, ये मेरा घर है और मैं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब मेरे पास सिर्फ यही घर तो रह गया है और कुछ यादें। ये तो मुझसे मत छीनिए अदनान। मैं फिर से रोने लगी। अदनान ने ना के इशारे में सर हिलाया। तुम्हें प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है और मैंने फुप्पो से वादा किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और मुझे अपना वादा पूरा करना आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी चलो, कुछ दिन बाद चलेंगे, लेकिन प्लीज़ ज़िद मत करना। अभी मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरी तुमसे शादी हो गई है। अभी यहाँ नहीं बताऊँगा, जब तुम्हें अपने साथ घर लेकर जाऊँगा, फिर सबको बता दूँगा। मैं तुम्हें यहाँ किसी भी हालत में छोड़कर नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हैरत से उसे देखती रह गई। उसने आखिरी बात बहुत सख्ती से कही थी। मैंने अदनान को पहली बार ऐसे सख्ती से बात करते हुए देखा था, वरना उसने जब से मुझसे बात की थी, हमेशा उसका लहज़ा बहुत नरम था। मुझसे मुँह मोड़कर ब्लैंकेट ओढ़कर लेट गई थी, जैसे अपनी नाराज़गी का इज़हार कर रही हूँ। अदनान जानता था कि मैं प्यार से कभी भी यहाँ से नहीं जाऊँगी, इसलिए मेरे साथ कुछ सख्ती करनी पड़ेगी। जैसे ही अदनान कमरे से बाहर आया, हीना सामने खड़ी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। तुम्हें क्या हुआ? अदनान ने हैरत से पूछा। आपने रिमशा से शादी कर ली है? तो अदनान समझ गया था कि वो शायद उनकी बातें सुन चुकी है। उसने नरमी से हीना के कंधों पर हाथ रखा। मैंने वही किया जो उस वक्त मुझे ठीक लगा हीना। तुम फिलहाल ये बात किसी को नहीं बताओगी, मैं सबको अपने तरीके से बता दूंगा। बहुत प्यार से उसने अपनी बहन को समझाया, मगर भाई वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा ना, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हीना ने हाँ के इशारे में सर हिलाया। न जाने क्यों, मगर उसे अच्छा लग रहा था। वो जानती थी कि अदनान कभी भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, मगर रिया का क्या होगा? वो ये सोचने लगी। खान हाउस पर भी एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी थी। रिया इस वक्त अपने कमरे में बैठी हुई थी। जब हीना अंदर आई, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? मोबाइल में गेम खेलते रिया ने मुस्कुराकर पूछा। ऊपर वाले से डरो, तुम यहाँ बैठी गेम खेल रही हो। बाहर रिश्तेदार फुप्पो की मौत का अफसोस करने आ रहे हैं। इंसान उनके पास जाकर ही बैठ जाता है। वो क्या समझेंगे कि इनकी बेटियां कहाँ हैं? हीना गुस्से से कह रही थी। प्लीज हीना, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसे खराब मत करो। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि वो रिमशा मुझसे अदनान को छीनने की प्लानिंग कर रही थी ना। बहुत शौक था ना उसे अदनान का दिल मेरी तरफ से बुरा करने का। अच्छा हुआ, ऊपर वाले ने उसके साथ बहुत अच्छा किया। उसके माँ बाप छीनिए, वो अब कैसे तड़प रही होगी। मैं तो सोच सोच कर ही खुश हो रही हूँ। वो इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती थी? हीना का सांस रुक गया रिया के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट देखकर। तुम्हें बिल्कुल डर नहीं है रिया, वो हमारी कजिन है। उसने अपने माँ बाप खोए हैं। अगर तुम उसके गम में साथ नहीं दे सकती, तो उसके गम पर ऐसे खुशियां भी मत मनाओ। ऊपर वाला सब देख रहा है। कब किसका टाइम पलट जाए तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। आज तुम उसके इतने बड़े नुकसान पर खुश हो रही हो, क्या पता कल ऊपर वाला तुमसे भी तुम्हारी पसंदीदा चीज छीन ले, इसलिए तैयार रहना। वो गुस्से से कहते कमरे से बाहर निकल गई थी। उसका तो खून ही खौल रहा था। रिया इतने पत्थर दिल कैसे हो सकती है? अभी तो वो ये भी नहीं जानती थी अदनान भाई ने रिमशा से शादी कर ली है। जब रिया को ये पता चलेगा तो क्या होगा? सब लोग मलिक हाउस से वापस आ गए थे, लेकिन शायना मामी और अदनान अभी मेरे पास ही थे। अभी भी बहुत मुश्किल से उन्होंने मुझे नाश्ता करवाया था। मैं अपने कमरे में ही बंद थी। अदनान नीचे लाउंज में अपनी माँ के साथ बैठा था। मुझे आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी है मम्मी। वो काफ़ी सीरियस था। उन्होंने हैरत से अदनान को देखा तो अदनान ने सीरियस होकर अपनी मम्मी को शादी के बारे में सब कुछ बता दिया। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे पापा को पता चला तो वो सारा घर सर पर उठा लेंगे। वो कभी भी रिमशा को अपनी बहू के रूप में नहीं अपनाएंगे। वो तो रिया को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। वो अपने हस्बैंड का गुस्सा जानती थी। आप पापा को छोड़िए, आप अपनी बताइए। आपको तो रिमशा से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? उन्होंने ना के इशारे में सर हिलाया।
मुझे क्यों कोई प्रॉब्लम होगी? मेरे लिए तो वो भी बेटियों जैसी है। मैं तो खुश हूँ कि ये भी अच्छा हुआ सानिया ने अपनी ज़िंदगी में ही ये काम कर दिया, वरना शायद बहुत सारी प्रॉब्लम होती और इस बच्चे के किरदार को धब्बे लगाए जाते। अदनान ने हाँ के इशारे में सर हिलाया। हम यहाँ कब तक रहेंगे? तुम्हारे पापा बार-बार मुझे घर आने के लिए कह रहे हैं। मैं अब यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रह सकती। उन्होंने अपनी परेशानी अदनान को बताई। आप परेशान मत होइए, आप चली जाइए, फिर मैं 1-2 दिन में रिम्शा को लेकर आ जाऊँगा। लेकिन अभी आप पापा को इस शादी के बारे में मत बताना। उन्हें यही कहना कि मैं ऑफ़िस के कामों में बिज़ी हूँ और यही समझा देना कि हमने रिम्शा को उसके हाल पर छोड़ दिया है। वो कुछ सोचकर कह रहा था, दिन थे कि तेज़ी से गुज़र रहे थे। मेरे माँ-बाप को मरे हुए पूरा 1 हफ़्ता हो गया था। अदनान मुझे वक़्त दे रहा था ताकि मैं अपने गम से निकल सकूं और वो मुझे अपने साथ लेकर खान हाउस जा सके। अभी मैं उसके सामने बैठी खामोशी से खाना खा रही थी। इस 1 हफ्ते में मैंने बात करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। अदनान ने जब से कहा था कि मुझे अपने साथ खान हाउस लेकर जाएगा, तब से जैसे अदनान मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन लग रहा था, जो मुझे मेरे माँ-बाप के घर से दूर करना चाह रहा था, मगर वो ये नहीं चाहता था। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक था। अदनान खामोशी से मुझे देख रहा था। रात के 8 बजे का वक्त था। इससे पहले कि अदनान कोई बात करता, उसका मोबाइल फ़ोन बजने लगा। उसने जेब से मोबाइल निकालकर कॉल उठाई। क्या? कैसे? कब? मैं अभी आ रहा हूँ। वो बहुत परेशान था। न चाहते हुए भी मेरा चेहरा उसकी तरफ गया, जैसे पूछना चाहती हूँ कि क्या हुआ है? तुम्हारे डैडी की कंपनी की बिल्डिंग में आग लग गई है। ये बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मैं हैरानी से उसे देख रही थी। फिर होश आया तो फौरन कुर्सी से उठी। तुम नहीं जा सकती रिम्शा, मैं खुद जाऊंगा। मैं देखकर आता हूँ, तुम घर से बाहर मत निकलना। वो सख्ती से कहता हुआ बाहर निकल गया। मैं बेबसी से वहीं कुर्सी पर बैठ गई। मेरे हाथ से सब कुछ जा रहा था। मैं सब कुछ खोती जा रही थी। पहले डैडी, फिर मम्मी और अब मेरे डैडी की सालों की मेहनत से कमाई गई कंपनी भी। अदनान कंपनी पहुंचा तो कंपनी काफी बर्बाद हो चुकी थी। फायर ब्रिगेड वाले आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। तब अचानक अदनान की नज़र एक इंसान पर गई। वो उसे पहचानता था। वह अयान का गार्ड था, जो लगातार अदनान पर नज़र रखे हुए था। अदनान को कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। फिर जैसे वो सारी गेम समझ गया। रिम्शा, ओह नो! मैं घर पर अकेली थी। वो जल्दी से मलिक हाउस की तरफ भागा। अदनान को गए हुए 2 घंटे हो गए थे और मैं लाउंज में टहलती हुई अदनान का इंतजार कर रही थी। जब लाउंज के दरवाजे खुले और अंधेरे में कोई अंदर आया, मैं यही समझी थी कि वो अदनान होगा। मैं तेजी से उसके पास गई, मगर जैसे ही आने वाला मेरे और करीब आया तो रोशनी में उसका चेहरा दिखने लगा। वो अयान था, मेरे डैडी का बिजनेस पार्टनर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रात के इस वक्त उस इंसान को अपने घर में देखकर सारे मैनर्स भूल चुकी थी। तुम घर के अंदर कैसे आए? तुम्हें गार्डों ने आने कैसे दिया? मैं घबराती हुई पीछे होने लगी, क्योंकि मैं उस इंसान की आंखों में अपने लिए हवस साफ महसूस कर रही थी। गार्डों को रास्ते से हटाना क्या कम था? जब मैं तुम्हारे माँ बाप को रास्ते से हटा सकता हूँ, तो फिर ये मामूली से गार्ड क्या चीज़ है? उसने चालाक मुस्कुराहट के साथ ही बात कही और ये बात मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह लगी और मैं जहाँ थी वहीं खड़ी रह गई। इसका मतलब मेरे मम्मी डैडी मरे नहीं थे, उन्हें मारा गया था। तुमने मेरे मम्मी डैडी की जान ली। मुझे जैसे यकीन ही नहीं हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं होश में आई तो आगे बढ़कर अयान का कॉलर पकड़ लिया। इससे पहले कि मैं उस पर हमला करती, वो एक हाथ से मेरी कलाई और दूसरे हाथ से मेरे बाल दबोच चुका था। ऐसे भी क्या जल्दी है मेरी बुलबुल? ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो किया है। बहुत प्यार से तुम्हारे बाप से तुम्हारा रिश्ता मांगा था, मगर तुम्हारा बाप तो बहुत जिद्दी निकला। मेरी बात नहीं मानी तो उसे सजा तो देनी बनती थी। अब तुम्हें यहाँ कोई बचाने नहीं आएगा। तुम्हारा वो हीरो कजिन, उसे भी मैंने यहाँ से हटा दिया है। अब तुम सिर्फ मेरी हो। वो मेरे बाल दबाते हुए मेरे कानों में कह रहा था, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। मुझे जब एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी मुश्किल में फंस चुकी हूँ, तो मैं उसकी गर्दन पर अपने तेज नाखून से वार करती पूरी तरह से खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, मगर उस इंसान का सिर्फ एक थप्पड़ ही मेरे सारे होश उड़ा चुका था। उसने खींचकर मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और मैं जमीन पर जा गिरी। वो मेरे पास आता हुआ घुटनों के बल बैठा। इससे पहले कि वो मुझे हाथ लगाता, किसी ने पूरी हिम्मत से उसे बालों से पकड़ा और उसे घसीटकर जमीन से उठाया और उसका सर जोर से दीवार में दे मारा। मैंने देखा तो वो अदनान था। मैंने चैन की सांस ली कि अदनान वक्त पर आ गया।
मेरा पूरा शरीर काँप रहा था। अगर अदनान कुछ मिनट भी देर करता, तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। अदनान के सर पर जैसे खून सवार था। वो उसे बहुत बुरी तरह मार रहा था। अयान को पलटकर मारने का मौका भी नहीं दे रहा था। जब वो मार-मार कर थक गया, तो उसे गर्दन से दबोचकर लाउंज के दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो सीधा पुलिस वालों के पैरों में जा गिरा। ये मरने से पहले जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, याद रखना, वरना तुम लोगों की नौकरी नहीं बचेगी। अदनान ने ऐसे सख्त लहजे में पुलिस वालों को धमकी दी कि वो खामोशी से जख्मी अयान को उठाकर बाहर निकल गए। उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने अपने बालों में हाथ फेरकर खुद को कंट्रोल किया। उसने पलटकर देखा तो मैं जमीन में बैठी अपने आंसुओं पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वो मेरे पास आया, फिर घुटनों के बल बैठा। मैं बहुत डरी हुई थी। कहा था ना मैंने, मेरे साथ चलो खान हाउस। फिर क्यों नहीं मानी मेरी बात? देख लिया ना नतीजा। मैं कह रहा था तुम्हारी जान को खतरा है, मगर नहीं। क्यों करती हो ऐसा? एक पल के लिए सोचो, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो क्या होता? वो मुझे बाजू से पकड़े हुए चिल्लाकर बोल रहा था कि मैं बहुत बुरी तरह से कांपने लगी। आज अदनान के गुस्से का लेवल बहुत हाई था। वो मुझे गुस्से से घूर रहा था। फिर मेरा रोना देखा तो अपने आप पर कंट्रोल किया। फिर मुझे बाजू से पकड़कर अपने करीब किया और खींचकर अपने सीने से लगा लिया। अदनान अभी तक डरा हुआ था कि अगर वो कुछ मिनट लेट हो जाता तो क्या होता। वो मनहूस इंसान, उसकी बीवी को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता था। अब मैं उसकी इज्जत थी। वो अब धीरे से मेरे बाल सहला रहा था। मैं उसके सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगी थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे आसपास कैसा खतरा मंडरा रहा है। बस कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। मैं आ गया हूं ना। मेरे होते हुए कोई भी मेरी बीवी की तरफ गंदी नजर उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। वो अब प्यार से बोल रहा था कि मेरा डर कम होने लगा। चलो उठो, अपना ज़रूरी सामान ले लो। हम अभी इसी वक्त खान हाउस जा रहे हैं और मैं कोई भी बहस नहीं सुनूंगा निमिषा। इस बार उसने मुझे प्यार से समझाया था। फिर मुझे लेकर ज़मीन से उठा। उसके नरम होने पर मैं भी कुछ नॉर्मल हुई और अपने कमरे में चली गई। आधे घंटे बाद हमारी गाड़ी सड़कों से होती हुई खान हाउस के पोर्च में रुकी। वो गाड़ी से बाहर निकला। मैं पहली बार अपनी नानी के घर आई थी। मैंने इस घर की खूबसूरती सिर्फ अपनी मम्मी के होठों से सुनी थी, और सच में खान हाउस बहुत खूबसूरत था। वो मलिक हाउस से बहुत ज़्यादा बड़ा था। मैं गाड़ी से उतरी तो अदनान मेरे पास आया, फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर लाउंज से होता हुआ अंदर दाखिल हुआ। रात का वक्त था और इस वक्त सब चाय पीते थे, इसलिए सब एक साथ इकट्ठे थे। अदनान के साथ मुझे आता देखकर सबके माथे पर बल पड़े। निहाल मामू को तो बहुत ही गुस्सा आ गया। इस लड़की को यहाँ क्यों लाए हो अदनान? वो सोफे से उठते हुए सख्ती से पूछ रहे थे। अदनान के हाथ में मौजूद मेरा हाथ कांप रहा था, जिसे अदनान महसूस कर सकता था। मैं जानती थी यहाँ सब मुझसे नफरत करते हैं और कोई भी मुझे नहीं अपनाएगा। मैं सिर्फ यहाँ अदनान की वजह से आई थी, वरना मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि अदनान इस शादी को लेकर क्या सोच रखता है। वो मुझे हमेशा अपने साथ रखेगा या फिर छोड़ देगा, या फिर ये शादी सिर्फ मजबूरी थी। मैं कुछ भी नहीं जानती थी। आज से रिम्शा यहीं रहेगी पापा। अदनान ने सुकून से अपने बाप को जवाब दिया। मैं पहले भी कह चुका हूँ ना, मुझे ये लड़की अपने घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्होंने सख्ती से मुझे घूरा और मेरा दिल चाहा कि मैं अभी यहाँ से भाग जाऊं। वो मेरे अपने मामू थे जो मुझसे इतनी नफरत करते थे। इससे ज्यादा दुखी बात और क्या हो सकती थी? ये आपके घर में रहने के लिए नहीं आई, मेरे साथ मेरे घर में रहने के लिए आई है, क्योंकि ये मेरी बीवी है। मेरी इससे शादी हुई है और आज से ये मेरी बीवी होने के नाते मेरे साथ इस घर में रहेगी। और अगर ये मेरा घर नहीं है तो मैं इसे लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। आप बता दीजिए, क्या ये मेरा घर नहीं है? उसकी बातों ने जैसे खान हाउस की बुनियादें हिला दी थी। सीढ़ियों पर खड़ी रिया के अंदर जैसे किसी ने छुरियां चला दी थी। उसने फटी फटी नजरों से अदनान और मेरी तरफ देखा था। उन्हीं नजरों से फिर हीना को देखा था, जो उसके पास ही खड़ी थी। हीना के चेहरे पर गहरा सुकून था, मतलब वो भी दुश्मनों के साथ मिल चुकी थी। रिया ने सोचा, क्या बकवास कर रहे हो? निहाल मामू को लगा जैसे उन्हें सुनने में कोई गलती हुई है। मैंने कोई गलती नहीं की पापा, आपको सिर्फ सच बताया है। और ये शादी मैंने फुप्पो की जिंदगी में की थी, अस्पताल में उनके मरने से कुछ देर पहले। अब आप बता दीजिए, या तो रिम्शा मेरे साथ यहाँ रहेगी या फिर मैं उसे लेकर हमेशा के लिए आपको और आपके घर को छोड़कर चला जाता हूँ। सवाल करता हुआ वो अपने बाप को देखता रहा। मैंने बस एक नज़र उठाकर अपने मामू को देखा था। वो मुझे ऐसी नज़रों से देख रहे थे कि मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया।
रिया का दिल चाह रहा था कि वो यहीं खड़े-खड़े मेरी जान ले ले, जो अदनान को अपनी अदाओं में उलझा चुकी थी। सब लोग वहाँ खड़े अब फैसला सुनने का इंतज़ार कर रहे थे। अब मेरी ज़िंदगी का फैसला क्या निहाल मामू के मुँह से निकलने वाले शब्द करने वाले थे? ये तो वक़्त को ही बताना था। टू बी कंटिन्यू। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।